हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज का सेशन है 21B। आज भी हमको न्यूमेरिकल्स करना है, सब आपके लिए हो रहा है। अब बस आप फायदा उठाना। चलो 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 चलो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? लिखो। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 I प्लस √3J। क्वेश्चन में दम है। क्या बोल रहा वो? इंसिडेंट लाइट को उसने वेक्टर फॉर्म में लिखा है और उसने लिखा है ऐसा 1/2 I प्लस √3J is incident on a plane mirror. Okay, full stop. After reflection, it travels along the direction 1/2 I minus √3J. ओके, यानी उसने रिफ्लेक्टेड लाइट रे का भी डायरेक्शन दिया है 1/2 I minus √3J. ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, बस। ओ माय गुडनेस, इतना सिंपल क्वेश्चन देखने से कितना टफ लग रहा है। अब देखो, तुम्हारे पास एक वेक्टर है जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन बता रहा है। एक वेक्टर है जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन बता रहा है ऐसा। तो ये मान लीजिए मिरर है। तो आपको तो पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो एंगल भी थीटा होगा। वेरी गुड। तो इंसिडेंट लाइट रे को आप वेक्टर ए मान लो जो कि ये है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आप वेक्टर बी मान लो जो कि ये है। तो आपको पूछ रहे कि ये एंगल कितना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने इंसिडेंट लाइट रे को ऐसा बनाया और रिफ्लेक्टेड लाइट रे को यहां नहीं बनाकर यहां बनाया, यहां रिफ्लेक्टेड लाइट रे को यहां नहीं बनाकर यहां पर नहीं बनाकर यहां बनाया, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, हमको कौन सा एंगल चाहिए? हमें एक्चुअली ये बी वेक्टर कहां पर था? ये बी वेक्टर यहां पर था, बट मैंने उसको यहां बनाया। वेरी गुड। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये दोनों वेक्टर्स अगर सेम है, मतलब पैरेलल है, तो ये भी अल्फा होगा। ध्यान से देखिएगा। और हमें चाहिए ये वाला एंगल, क्योंकि उसने बोला फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक ही एंगल पूछा उसने। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमें ये एंगल तो डायरेक्टली मिलेगा नहीं, बट आप देखो, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। और अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, है ना। यानी यहां से यहां तक कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। तो हमें अगर एक एंगल चाहिए तो वो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, जो भी आएगा अपॉन 2। देखिए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। याद है आपको, वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। बट बच्चे लोग ध्यान से सुनिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। आप ध्यान से सुनना, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं क्या? यहां पर ध्यान से देखिएगा,
क्या ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, क्या ये टेल टू टेल जुड़े हैं? नहीं, लेकिन हमें इससे जो एंगल मिलेगा वो एंगल मिलेगा जो टेल टू टेल के बीच में होता है, यानी जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो मुझे ये एंगल चाहिए, नो डाउट, दिस एंगल इज थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये एंगल चाहिए। बट मैं जब इस फॉर्मूले से एंगल निकालूंगा तो मुझे ये एंगल नहीं मिलेगा। कौन सा एंगल मिलेगा? मुझे ये वेक्टर का पैरेलल वेक्टर यहां बनाना होगा और फिर मुझे ये एंगल मिलेगा, यानी इस फॉर्मूले से मुझे ये वाला एंगल मिलेगा। अब आप देखो, ये जितना एंगल होगा ये भी उतने एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर हमको ये मिल गया तो ये होगा 180 माइनस एल्फा, और 180 माइनस एल्फा ही देखो 2 थीटा है, तो मैं थीटा निकाल लूंगा। तो आप एक बार फिर से बात को समझो कि मुझे इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्मेट में दिया है और मुझे रिफ्लेक्टेड रे भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। अब आप रे ऑप्टिक्स भूल जाओ, रे ऑप्टिक्स भूल जाओ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, रे ऑप्टिक्स भूल जाओ एंड कम बैक टू द चैप्टर वेक्टर्स। वहां पर इस क्वेश्चन के मुताबिक मुझे ये एंगल का आधा चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए, आधा एंगल चाहिए, थीटा चाहिए। तो मैं 2 थीटा, क्या ये एंगल 2 थीटा जो एंगल है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, क्या ये एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? नो, because I have already taught you कि the angle between two vectors is that angle which is between the vectors when the vectors are aligned, when the vectors are aligned tail to tail। अब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल नहीं है, तो मैंने इसको यहां पर खींच के बनाया ऐसा, और ये एंगल मुझे मिलेगा वेक्टर चैप्टर वाले फॉर्मूले से। तो एक बार ये एंगल मिल गया तो ये भी मिल जाएगा, फिर अपन आधा कर देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कितना होगा देखते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है बेटा? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, बट बाहर 1/2 भी है, भूलना मत। तो पहले अपन आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, फिर माइनस √3 इंटू 3 3, और ब्रैकेट के बाहर देखिए हाफ इंटू हाफ 1/4। तो ए डॉट बी जो हो रहा है वो हो रहा है -2/4, यानी -1/2। सो दिस इज ए डॉट बी। नाउ लेट अस फाइंड आउट मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या होता है बेटा? √of x² + y²। उसमें ये हाफ तो बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? अपन 2 बार स्क्वायर करके जब कॉमन निकालेंगे और रूट के बाहर लिखेंगे तो काय को स्क्वायर करना, फिर उसको बाहर ही रहने दो। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। सो दिस बिकम्स 3 + 1 4, 4 का √2 और 2/2 1। तो मॉड ऑफ ए इज 1 यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, इज इक्वल टू, इसका भी वैसे ही करेंगे हम, ये भी होगा 1 यूनिट, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि वेक्टर में ये प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो मॉड ऑफ ए आया 1 यूनिट और मॉड ऑफ बी भी आया 1 यूनिट। तो अब मैं इस फॉर्मूले में लगा दूंगा मॉड ऑफ ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी कितना आया है? -1/2, और मॉड ऑफ ए आया है 1 और मॉड ऑफ बी भी आया है 1, तो ये आ रहा है -1/2। तो cos अल्फा आया -1/2, जिसका मतलब होगा अल्फा इज 120 डिग्री। इफ यू रिमेंबर cos 120 इज -1/2, तो अल्फा आया 120, तो ये आया 120, तो ये कितना आएगा? 180 - 120 यानी 60। तो हमको 2 थीटा कितना मिला? ये पूरा एंगल 2 थीटा कितना मिला? 60। तो हमको तो एक ही थीटा चाहिए था, क्योंकि उसने बोला फाइंड थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस विल बी 30 आंसर। कितना जबरदस्त इजी क्वेश्चन था बेटा, और ये क्वेश्चन था
JEE एडवांस का 2013। देखिए, टफ एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस आपके हाथ में होते हैं, जो आप अगर कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आपके इच्छा अनुसार सिलेक्टेड कॉलेज में आपका एडमिशन जरूर होगा, है ना। कितना टफ है बोल बोल के हम पढ़ते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप समझो। नहीं समझ में आया कोई भी पार्ट तो मुझे जरूर बोलो। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन लिखिएगा जरूर। क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्यूशन आधा हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, आपको याद है मछली की दुनिया वाला? मछली की दुनिया वाला क्वेश्चन याद है? याद है आपको? ये अगर पानी का सरफेस था और डी डेप्थ नीचे अगर एक मछली है, डी डेप्थ नीचे अगर एक मछली है, तो इसको एक गोलाई में बाहर का दुनिया दिखता था, या बाहर का दुनिया अगर इस गोलाई के बाहर खड़े हैं तो इस मछली को देख नहीं पाएंगे। यस, यू आर करेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगर मैं यहां से एक नॉर्मल बनाऊं, एक मतलब एक लाइन बनाऊं, और इस मछली से मैं एक इंसिडेंट रे लेकर जाऊं यहां तक, तो बेटा ये वाला नॉर्मल होगा और ये होगा क्रिटिकल एंगल, और इस तरफ चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे पासेस अलोंग द सरफेस, वो रेरर मीडियम में नहीं जाता है। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, light traveling from denser to rarer, if the incident angle is critical angle at least, then उस मीडियम में नहीं जाता है, along the surface light grace करता है। and if light का angle, incident angle is more than c, इंसिडेंट एंगल इज मोर देन सी, फिर तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बताइए, मछली से निकला हुआ लाइट अगर पानी में ही रिफ्लेक्ट हो जाए तो बाहर खड़ा इंसान कैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो कम से कम कहां से देखना शुरू करेगा बाहर का इंसान? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे कम हो। तो ऐसे अगर हर दिशा में लाइन बनाया जाए तो एक सर्कल बनेगा जिसका कुछ रेडियस होगा r, और आप तो देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का डेप्थ मैंने इधर d लिखा है। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर ये c हुआ तो ये भी c होगा। और देखिए अच्छे से देखिए, tan c कितना होगा? वाह, tan c होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ द सर्कल और बेस है हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कंसेप्ट को आप एक बार देखिए और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखो चलो, अ पॉइंट सोर्स S, a point source S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 millimeter, ठीक है। A point source S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 millimeter and refractive index of 2.72, refractive index of 2.72, ठीक है। तो एक मेरे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक का हाइट आपको दिया हुआ है 10 mm और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ब्लॉक का, B फॉर ब्लॉक 2.72, और इसके बॉटम में एक सोर्स ऑफ लाइट है S। ऐसा उसने बोला कि अ पॉइंट सोर्स S is placed at the bottom of a glass block
of height 10 mm and refractive index 2.72. आगे, it is immersed in a lower refractive index liquid as shown in figure. यानी इसको एक लिक्विड में डुबा दिया गया, तो दूसरे कलर से लिक्विड बनाते हैं, इसको एक लिक्विड में डुबा दिया गया जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया नहीं है बट बोला है कि इससे कम है, मतलब ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है. ओ माय गॉड, इन लाइट मूविंग फ्रॉम, लाइट कमिंग आउट फ्रॉम, इमर्जिंग आउट फ्रॉम सोर्स इज नाउ इज गोइंग टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर. ओके, इसका मतलब ये मछली की दुनिया जैसा क्वेश्चन है. ये मछली है तो इस लाइट का, इस लाइट का यहां पर एक लाइट है, किरणें निकलेंगी लाइट से, तो यहां पर एक ऊपर से जो दिखेगा, यहां पर एक उसको गोल दिखेगा. क्या दिखेगा? गोल दिखेगा. यानी ये लाइट का एक गोल इमेज बनेगा बड़ा सा. समझे? गोल इमेज क्यों बनेगा? क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल पर लाइट होगा, इंसिडेंट लाइट जो क्रिटिकल एंगल पर होगा, वो लाइट तो ऐसे निकल जाएगा, और जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा वो तो उसी ग्लास ब्लॉक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो मछली की दुनिया से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है ना. अच्छा, फिर बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड, द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड forms a circular bright spot of diameter 1.54 mm on the top of the block. मतलब यहां से जो लाइट इमर्ज हो रहा है, जो इस डेंसर से रेयर पर जाना चाहता है, वो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बना रहा है जिसकी डायमीटर आपको दी हुई है, डायमीटर आपको दी हुई है 11.54 mm. ओके, तो फिर बताइए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए. तो वेरी सिमिलर टू द मछली की दुनिया वाला क्वेश्चन. जो इंसान यहां से देखेगा वो यहां से निकलता हुआ लाइट को इस मीडियम में देख नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ही एरिया तक रिफ्रैक्शन होगा, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो ये स्पॉट उसको यहां से देखने वाले को दिखेगा. तो आगे पूरा मैथ्स है, यही तक फिजिक्स था, आगे पूरा मैथ्स है. अब देखिए, आपको एक चीज याद होगा कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम यानी कि ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम यानी कि लिक्विड. अब ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक. ठीक है, तो ओके फाइन, ये बाद में काम आएगा. इससे मुझे म्यूएल मिलेगा, तो मुझे म्यू भी तो पता है 2.72, मुझे म्यूएल तब मिलेगा जब मुझे साइन सी मिलेगा. अब साइन सी कैसे मिलेगा? मछली की दुनिया में तो टैन सी निकलता है. ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा. तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि टैन सी, ये सी तो ये भी सी, ऑल्टरनेटिंग एंगल, तो टैन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी इस चीज का आधा 11.54 का आधा अपॉन हाइट यानी कि 10. दोनों mm में है तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी mm में है, ये भी mm में है. ठीक है, तो इससे आपको tan c मिलेगा 2577, 0.577 अपॉन 10 भी है ना, ये आपको tan c मिला. आप एक काम करो, इसको ऐसा लिखो 5.77 अपॉन 10, ये आपको tan c मिला. बट आपको चाहिए sin c, तो बहुत ही आसान सा बात है,
आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपको साइन पता है तो आप tan cos पता कर सकते हो, अगर आपको tan पता है तो आप sin cos पता कर सकते हो, अगर आपको cos पता है तो आप tan sin पता कर सकते हो। कोई भी एक रेशियो अगर आपको पता है तो आप बाकी सारे रेशियो पता कर सकते हो यूजिंग दिस आइडिया। आप एक एंगल बना लो C और देखो tan का मतलब क्या होता है, सामने वाला बाय बाजू वाला, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन हो गया 5.77 और बेस हो जाएगा 10। तो आप अगर साइन सी निकालना चाहोगे, क्योंकि आपको साइन सी चाहिए, तो आप साइन सी कैसे निकालोगे, जब आपको यह हाइपोटेन्यूस मिलेगा। अब वेरी सिंपल, अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, तो आप हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हो। 5.77 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अब साइन सी पता चल जाएगा इस ट्रायंगल से कि साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज 5.77 एंड हाइपोटेन्यूस इज 5.77 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 और सब mm में है, टेंशन की बात नहीं है। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा साइन सी के जगह में 5.77 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5.77 का स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू म्यू एल जो पता करना था एंड म्यू बी इज 2.72। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए आप और बताइए मुझे कि आपको म्यू एल कितना मिल रहा है। हालांकि मुझे आंसर पता है क्योंकि यहां पर आंसर की है, तो आंसर की के हिसाब से इसका आंसर कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, सी 1.36। चेक कर लेना, अगर ये आ रहा है तो मैं आपके लिए भला इंसान हूं, अगर ये नहीं आ रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन, और हां ये कब आया था, ये आया था जेडब्ल्यू एडवांस 2014। क्वेश्चन देखने में टफ है बेटा, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। अगर आपको मछली का दुनिया का आइडिया है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, आराम से, समझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडब्ल्यू मेन 2014 ये बोल रहा है, क्वेश्चन लिखिए चलिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लानो कन्वेक्स लेंस at a distance 8 meter behind the lens is real and is 1/3 the size of the object. Full stop. The wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in free space. Free space. Full stop. The radius of the curved surface is, the radius of the curved surface of the lens is, ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर और आंसर है 3 मीटर। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लानो कन्वेक्स लेंस at a distance of 8 meter behind the lens is real and 1/3 the size of the object। इसने बोला कि आपके पास एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज रियल है और बिहाइंड द लेंस बन रहा है
8 मीटर की दूरी पर, यानी ये v हो गया, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हो गया ये। और इमेज के बारे में बोला है कि वो रियल है, वो रियल है, और उसकी साइज जो है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है, यानी मैग्निफिकेशन इज 1/3। अब मैग्निफिकेशन तो -1/3 भी हो सकता है, +1/3 भी हो सकता है, तो मैं उसका मॉड ले लेता हूं। मैग्निफिकेशन का मॉड इज 1/3, है ना। अगर इन्वर्टेड बना तो -1/3, अगर इरेक्टेड बना तो +1/3। अब यार रियल इमेज अगर तुमने रखा है तो यार ये तो इन्वर्टेड ही होगा। जान दो, मैंने तो मॉड ले लिया है। क्या मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख सकता हूं v/u? अब m जब मॉड में है तो v/u भी मॉड में होना चाहिए, है ना, v/u। अब देखिए, मैं यहां से इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूं, 1/3 इज इक्वल टू v के जगह 8 और u के जगह u पता नहीं है मुझे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरह से मैंने प्राप्त कर लिया है, और वो है u इज इक्वल टू 24। सिंस मैंने मॉड ऑफ u लिया था तो मुझे साइन तो मिलेगा नहीं यहां से, बट मैं समझ सकता हूं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो -24 होगा। मीटर है क्या? हाँ, -24 होगा। फिर वो पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द लेंस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस। ये वेवलेंथ वाला चक्कर बड़ा सिंपल है। जैसे म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर इसका फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में भी होता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। सर ये कैसे आया? बेटा बहुत सिंपल, v यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज अ वेव, और दुनिया में कोई भी वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि बेटा रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैंने v की जगह लिखा एयर में n इंटू लैम्डा ए और ग्लास में n इंटू लैम्डा जी, तो n n कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। नहीं समझा तो दोबारा सुनो, ठीक है। अबे पीछे करके सुनो। तो वो बोल रहा है कि जो ग्लास में जो वेवलेंथ है, उसने बोला कि ग्लास में जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा जी, वो 2/3 टाइम्स है जो फ्री स्पेस में वेवलेंथ है, ऐसा उसने बोला है। दिस इज गिवन। तो इससे मुझे म्यू मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। लैम्डा जी के जगह में मैं ये लिख दूंगा 2/3 ऑफ लैम्डा ए। तो ध्यान से देखिए, इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है, आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया और म्यू जी 3/2 आया, और वो तो हम जानते ही थे कि म्यू जी 3/2 ही आएगा, बट जरूरी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ग्लास ब्लॉक का 2.72 था, इस क्वेश्चन में 1.5 है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस एक्चुअली। तो चलो, हमको u पता है, हमको v पता है, हम इसका f निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v के जगह में 1/8 और u के जगह में -24। दिस विल बी 1/8 प्लस 1/24, दिस विल बी 4/24। कैसे सर? हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 24 हो जाएगा। 3 + 1 4/24 यानी 1/6। तो 1/f इज 1/6, मतलब f इज 6 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस इज। दैट्स ग्रेट, हमको कर्व्ड सरफेस का रेडियस पाइजे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 इज इंफिनिटी, तो देयर इज ओनली 1/r2 विच इज r। तो यहां से मैं r निकाल लूंगा। तो f के जगह 6, म्यू जी के जगह 3/2 -1 इंटू 1/r एंड 1/6 इज इक्वल टू 3/2 -1 1/2
into 1 by r, and yes, see, the answer is here. R is equal to 3 centimeter, sorry, 3 meter. R is equal to 3 मीटर. अब आप बोलोगे सर R तो -3 आना चाहिए था. अब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहां पर माइनस नहीं लिखा करके -3 नहीं आया, वरना ध्यान से देखो ये R -R2 है, यानी फॉर्मूला में पहले से माइनस था. 1 by R1 is infinity minus 1 by R we don't know, minus 1 by R we don't know, और जो वी डोंट नो उसका हम साइन पुट नहीं करते, अपने आप आता है. तो इसके हिसाब से अपने आप R इज इक्वल टू -3 आएगा. ओके डन. तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, जेडब्ल्यू मेंस 2014 में आया था. जेडब्ल्यू मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आया था. ओके, और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, यहां नहीं है, देखते हैं और कहां है. क्वेश्चन थर्टी मिनट्स हो गए हैं, बट एक क्वेश्चन तो और बनता है. 3 क्वेश्चन में क्या एक वीडियो बनाना, कम से कम 4 तो हो जाए, और मौका मिले तो 5 भी कर लेंगे अपन. क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए. द ह्यूमन आई कैन बी रिगार्डेड as a single spherical refracting curved surface. Oh my goodness. The human eye can be regarded as a single spherical refracting surface of curvature of radii 7.8 mm. यानी ये वो ह्यूमन आई को, ये ह्यूमन आई है मान लीजिए, ये इस चीज को एक कर्व्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान रहा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है कितना, 7.8 mm. अच्छा है, इसी बहाने आईबॉल का रेडियस पता चल गया. बहुत कम नहीं है, ये सिर्फ कर्वेचर बता रहा है छोटा. फिर बोल रहा है इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट comes to focus at 3.075 centimeter behind the refracting surface, then the refractive index of the eye is. क्वेश्चन लिखा. अब वो बोल रहा है कि if a parallel beam of light comes to focus at, यानी इधर से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, कहां से, एयर से, वो फोकस होता है मैं तो यही मानूंगा कि रेटिना पर फोकस हो रहा है. वो फोकस होता है कहां पर, एट 3.075 सेंटीमीटर बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और ये दिया गया है 3.075 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये जो रेडियस मैंने बनाया था अभी, ये वो रेडियस नहीं था, ये सिर्फ इसका कर्वेचर का रेडियस था बस. सो दैट डजंट मैटर, हमको इमेज डिस्टेंस पता है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, समझे. और ये एक्वस ह्यूमर है, तो इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है. तो वेरी सिंपल बेटा, सिंगल कर्व्ड सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला याद है, इट इज को माइनस से अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू को by image distance minus say by object distance, and you have to incorporate here sign conventions. Okay, तो बेटा लाइट राइट साइड से आ रहा है,
तो मुझे राइट साइड को नेगेटिव मानना पड़ेगा और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव में मान लो, या फिर जैसी इच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपना साइन कन्वेंशन कभी भी बदल सकते हैं। तो चलो, लाइट इधर से आ रहा है, ओके। तो को माइनस से, को इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू माइनस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1, म्यू माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस लेफ्ट साइड में है, बट मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, क्योंकि लाइट उल्टे दिशा से आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 7.8 mm प्लस 7.8 mm इज इक्वल टू, माइनस प्लस से घबराना मत, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऐसा डायग्राम होना चाहिए था, मेरे द्वारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, इधर से लाइट आता और ऐसे फोकस होता रेटिना पे, इधर से लाइट आता, तो आप इधर का आर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्लस 3.075 बोलते हैं। को कौन होता, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, और से कौन होता, एयर होता। तो ऐसा सोचकर मैं साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं, ऐसा सोचकर कि आर पॉजिटिव है, को मतलब म्यू, इमेज डिस्टेंस इज 3.075 माइनस से इज एयर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, तो 1 upon infinity is 0, and we have this equation left with us. Just write it, mu minus 1 upon 7.8 mm, ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू म्यू अपॉन, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके 30.75। नाउ इक्वेशन फॉर्म होगा 30.75 इंटू म्यू माइनस 30.75 इज इक्वल टू 7.8 इंटू म्यू, ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर 30.75 इंटू म्यू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7.8 इंटू म्यू, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा 30.75, फिर 30.75 माइनस 7.8, तो 17 से 8 गया 9, फिर 9 से 7 गया 2 और 2, तो 8 0 8 9 8 17, 7 2 9 1 10 2 1 3 बराबर है 22.98। तो 22.98 इंटू म्यू इज इक्वल टू 30.75 एंड म्यू इज इक्वल टू 30.75 अपॉन 20.98, so it is very close to 1, more than 1, so the answer is option A, 1.34। जस्ट चेक इट कि इनको डिवाइड करने से 1.34 आ रहा है कि नहीं। बाकी आप समझे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जेडब्ल्यू मेन में आया था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंगल सरफेस रिगार्ड किया, आंखों को सिंगल सरफेस रिफ्रैक्टिंग माना, को माइनस से को माइनस से को माइनस से करके मैंने सॉल्व कर दिया, पैरेलल बीम से आ रहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी। तो आई होप कि आप सीखे, 4 क्वेश्चन हो गया, अच्छे क्वेश्चन हुए 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अब 5 क्वेश्चन हो ही जाए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसका मैग्नीफाइंग पावर 20 है, मैग्नीफाइंग पावर 20 है। अब ये मान लीजिए टेलीस्कोप है, ठीक है, इधर से देखिएगा ना, भूल गए क्या, टेलीस्कोप में आईपीस का फोकल लेंथ और डायमीटर कम होता है, सॉरी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू आईपीस। क्या मैं उल्टा बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
ये पगला हो गया, मैं इस साइड से देखूंगा। मैं यार मैं ही बोलता हूं, मैं ही भूल जाता हूं। हमेशा आईपीस का फोकल लेंथ और डायमीटर ऑब्जेक्टिव से कम होता है इन केस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड, फाइन। तो इस चीज का मैग्नीफाइंग पावर 20 है। फिर बोलता है कि ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ है। तो ऑप्शंस क्या था सुनिए। जो ये आदमी देखेगा वो इसको 20 टाइम्स टॉलर देखेगा, 20 टाइम्स टॉलर देखेगा, 20, ऑप्शन ए 20 टाइम्स टॉलर, की ऑप्शन बी 20 टाइम्स नियरर। बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, क्योंकि आमतौर पर यही सोचेगा कि हमने तो इसको मैग्नीफाई कर दिया। बेटा मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप करता है, टेलीस्कोप नहीं। ये मैग्नीफाइंग पावर नाम तो है, समझे आप। तारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और कितना बड़ा कीजिएगा, समझे। मैग्नीफाई टेलीस्कोप के केस में का मतलब होता है कि मैग्नीफाइंग पावर अगर 20 है तो वो 20 टाइम्स नजदीक ला रहा है उस चीज को। अब कोई चीज अगर दूर है और आप नेकेड आई से देखिएगा तो वो छोटा नजर आएगा, लेकिन आप अगर उसको 20 टाइम्स सामने ले आएंगे तो वही चीज बड़ा नजर आएगा। तो टेलीस्कोप ने बड़ा नहीं किया, टेलीस्कोप ने नजदीक लाया। टेलीस्कोप ने अच्छा खासा नजदीक लाया, जिसके कारण आपको बड़ा दिख रहा है। तो याद रखिएगा 20 टाइम्स टॉलर नहीं हो रहा है, 20 टाइम्स नियरर हो रहा है, समझे। तो चलिए बाय।